हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रखने वाले हैं। ओके, और दिस इज क्लास 14 फॉर इंग्लिश मीडियम। पिछले क्लास में हमने लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था और कंपैरिजन किया गया था किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब के नियम को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और ये यूनिट वेक्टर होता क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कीप हेडिंग यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। इसको ये भी बोला जाता है कूलम्ब्स लॉ इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, या एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज हमने किया है कि यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम को यूनिट वेक्टर में हमको रखना है, उसके फॉर्म को दिखलाना है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है यूनिट वेक्टर। कूलम्ब्स लॉ तो आप जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 q1 q2/r²। हमको जानना है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो सबसे पहले कुछ वेक्टर के टर्म पे बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने एक्सप्रेशन पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये वेक्टर क्या है, और इसी के साथ एक और क्वांटिटी है स्केलर। सर ये वेक्टर क्या है और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which having magnitude and direction is called vector quantity, and those physical quantity which having only magnitude is called scalar quantity। जैसे हमने बोला वेक्टर, वेक्टर में एक नंबर में लेते हैं वेलोसिटी, और बोला गया कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले कि वेलोसिटी को लिखेंगे कैसे, तो वेलोसिटी को v से लिखते हैं। वेलोसिटी को v से लिखा जाता है, और ध्यान देंगे जिसके ऊपर ये एरो रहेगा वो वेक्टर होता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, केवल a पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एरो दिया गया इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर a है। इसको कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर a। ओके, तो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे हमने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी कौन है, वेलोसिटी है। तो आपने सुना होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। ओके, तो आपने बोला कि सर किसी बॉडी का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। तो अब हमको ये देखना है कि सर आपने बोला वेक्टर के साथ दो टर्म होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड जो होता है एक क्वांटिटी होता है, एक राशि होता है, एक डिजिट होता है। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड ये क्या होगा, हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ कि अगर कोई बॉडी दौड़ रहा है तो उसका स्पीड कितना है। तो हमने देखा कि उसका सर वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, और डायरेक्शन किधर है, किधर दौड़ रहा है, तो किधर दौड़ रहा है, तो इन ईस्ट। ओके, लेकिन अगर यही केवल रहता कि 10 मीटर पर सेकेंड और इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं किया रहता कि वो किधर दौड़ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ रहता, तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। ओके,
तो आपने बोला कि सर वेक्टर पर हमेशा क्या रहेगा, एरो। आप कैसे पहचानेंगे दैट इज वेक्टर और स्केलर? तो जिसके ऊपर एरो रहेगा दैट इज वेक्टर, जिसके ऊपर एरो नहीं रहेगा वो स्केलर। तो किसी भी राशि को अगर वेक्टर के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना हो तो उसके ऊपर क्या देंगे, एरो देंगे। ओके, तो दैट इज द एग्जांपल फॉर वेक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला, पहले वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला फोर्स, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर फोर्स लिखा हुआ है कि 10 न्यूटन, ये किसी बॉडी पर फोर्स लगा है कितना का, 10 न्यूटन, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ डायरेक्शन नहीं मेंशन किया गया है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, जैसे इस वॉल पर, बोर्ड पर हम फोर्स लगाते हैं तो हमारा डायरेक्शन है। तो आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा फोर्स का डायरेक्शन बताइए, तो बोलेंगे कि जिधर बॉडी का मूवमेंट होगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स के ऊपर भी एरो देंगे। जब तक एरो नहीं था, तो देखिए यहाँ पर एरो नहीं था, इसका मतलब क्या है, ये स्केलर जैसा है, यहाँ डायरेक्शन नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन लिख दिया गया 10 न्यूटन इन वेस्ट, कि किसी बॉडी पर 10 न्यूटन का बल लगा है और किस डायरेक्शन में लगा है, वेस्ट में लगा है। तो जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ गया तो आपको क्या देना पड़ेगा, एरो। इसका मतलब कि दैट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आप कैसे पहचानना है, तो जब किसी के ऊपर एरो रहेगा तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं सर स्केलर को कैसे पहचानेंगे। स्केलर क्वांटिटी को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास स्केलर कौन होता है, which having only magnitude, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं। जैसे हमने लिखा है m फॉर मास, m, तो m इक्वल टू 20 kg। हम गए बाजार कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीदने, हमने बोला कि 2 kg ये दीजिए, 3 kg दीजिए, 5 kg दीजिए, 20 kg दीजिए। तो आपने बोला कि सर मास इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ kg, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि इतना हमको दीजिए, ये नहीं बोलते ईस्ट में दीजिए, वेस्ट में दीजिए। ये हमारे बॉडी का मास इतना है तो मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो आपने बोला कि सर मास के ऊपर वेक्टर नहीं है, इस तरीके का एरो नहीं है। अगर एरो रहता तो यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करना रहता। ओके, इसके बाद टाइम ले लेते हैं। टाइम जो आप समय देखते हैं, तो टाइम में हम लिखते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। इसके साथ डायरेक्शन थोड़ी लिखते हैं कि 1 आवर इन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, तो ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारा 11th में हमने पढ़ा था। ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो जिसके पास, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड रहे वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। एंड दोस फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने देख लिया कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। आप समझते हैं सर ये तो यूनिट वेक्टर लिया गया है। तो वेक्टर का बहुत टाइप्स होता है और उसी टाइप्स में एक टाइप है यूनिट वेक्टर। ओके, तो समझते हैं कि सर यूनिट वेक्टर लिखेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, यूनिट वेक्टर का क्या यूज होता है। हटाया इसको, ये लिखना नहीं है, कि आपको रफ पे समझने के लिए हमने बताया, आप रफ पे लिख के इसको समझ सकते हैं।
तो बहुत सारा छोटा छोटा टर्म है जिसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन में आएंगे। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर पर कि सर व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज अ टाइप ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? तो ये वेक्टर का एक टाइप है। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट? तो ध्यान देंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। कैप टोपी इस तरीके से कि जिसके ऊपर आप टोपी लगा दीजिएगा वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ करते हैं? तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। यूनिट वेक्टर क्या करता है? तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है। हमने यहाँ पर लिखा ए, तो ये ओनली ए है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हमने कैप लगा दिया, ये कैप, इसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर ए। ओके, ये क्या बताता है? तो ये डायरेक्शन शो करता है कि आपका जो ए है उस ए का डायरेक्शन किधर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताता है। तो सर मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना है? तो आप खुद बताइए। इसका नाम क्या है? यूनिट। यूनिट मतलब 1 होता है। तो याद रखना है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। ओके, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। और ये करता क्या है? तो इट शोज द डायरेक्शन। यहाँ हमने लिख लिया, अगर बी के ऊपर कोई कैप दे दे, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे पहले कैसे? इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। और ये बताएगा कि बी का डायरेक्शन किधर है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि यूनिट वेक्टर shows the direction of physical quantities। तो यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? क्या शो करता है? तो डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या है। तो यूनिट वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर which having magnitude 1 and it shows the direction of physical quantity। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। याद ये रखना है कि अगर हमने लिखा आर कैप, तो आपने बोला ये क्या है? इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर को लिखने का हमारा मेथड है। अब समझिए कि अगर यहाँ आर के नीचे आपने लिख दिया 1 2, तो अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो 1 था, हमको डायरेक्शन भी मिल गया कि अगर यूनिट वेक्टर आर को माना जाए कि ये किसी दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम 1 to 2। ओके, अगर हमने लिख दिया यहाँ पर 2 1, तो आपको समझ जाना है कि इट इज द डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 2 to 1। तो ये जो है हमको ये बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस। तो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यू कैन रिमेंबर देम। यूनिट वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर which having magnitude and it shows the direction of that physical quantity। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में। हटा दिए जाए, आप ये जो भी है सारा रफ पे लिखेंगे क्योंकि ये सारा 11th का टर्म है, 11th में हमको पढ़ना था।
लिखेंगे when two charged particles Q1 and Q2 are kept at a distance of r in vacuum or air। ध्यान देंगे क्या कर रहा है कि when two particles, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स लिख लिया जाए और बेहतर रहेगा। when two charged particles Q1 and Q2 are kept at a distance of r in vacuum or air। हमने क्या किया कि दो चार्ज पार्टिकल को कितना डिस्टेंस पर प्लेस किया, r डिस्टेंस पर। ध्यान देंगे ये बोथ आर पॉइंट चार्ज, क्योंकि कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्ज और स्टैटिक चार्ज के लिए। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि इट इज चार्ज Q1 और इट इज चार्ज Q2। दो चार्ज पार्टिकल लिया गया है जिसका नाम Q1 और Q2 रखा गया है। ओके, तो आपने बोला कि सर इनका जो साइन कन्वेंशन है या तो दोनों प्लस प्लस हो जाएगा या दोनों माइनस माइनस हो जाएगा या 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस। ओके, तो अभी तो हमने यहाँ पर प्लस प्लस लिया है, देखिए किसी के आगे साइन नहीं है, दैट मीन्स कि प्लस। ओके, तो आपने बोला कि सर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो आप खुद डिसाइड करें कि प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। दैट मीन्स कि Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, Q1 को धक्का देगा कि भाई आप इधर आ जाइए, और Q1 Q2 पर धक्का लगाएगा कि आप उधर चले जाइए। ओके, तो आपने बोला कि सर Q2 इस पर फोर्स लगाएगा, एक्सर्ट करेगा, इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इधर धक्का देगा कि आप इधर चले जाइए। तो अब ये बताइए कि Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, इसको कैसे वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपने बोला कि सर फोर्स, ये तो फोर्स हो गया, तो जिस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, जिस पर फोर्स लगाया जाता है, उसका नाम हम पहले लिखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, तो इसको हमने लिखा 1 और 2, और इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो F12 का मतलब क्या हुआ, तो F12 का मतलब हो गया कि चार्ज Q2 ये सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स लगाया है। ओके, याद रखने का तरीका समझ लेंगे कि सर सेकंड चार्ज पार्टिकल फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट किया है, फोर्स लगाया है। ओके, तो अब बताइए कि ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, वहां से बैठे बैठे तो फोर्स नहीं लगा देगा, फोर्स लगाने के लिए अपने पार्टिकल्स को भेजा होगा, अपने इफेक्ट को डिस्प्लेस किया होगा। तो आपने बोला कि सर ये फोर्स लगाएगा इधर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंगे, क्योंकि ये इधर आया होगा तब ना इस पे फोर्स लगाया होगा। तो बिल्कुल, तो ये इस पर फोर्स कितना लगाया, F12, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताएंगे, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि आपने अभी बताया कि सर यूनिट वेक्टर क्या करता है, तो डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा कि भाई किधर से किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि फोर्स लगाया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा उधर से इधर। तो हमने बोला कि r कैप दे दीजिए। r कैप मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए, तो सेकेंड चार्ज पार्टिकल के लिए। कहां से कहां तक, तो ये सेकेंड से फर्स्ट की ओर आया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 1 का मतलब क्या हुआ,
कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ है, 2 से 1, क्योंकि आप इधर से इधर आएंगे बल लगाने के लिए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर से लिया जाएगा, 2 से 1 की ओर। तो 2 से 1 की ओर डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 की ओर। और r के ऊपर क्या है, मतलब ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है कि फ्रॉम 2 to 1। ओके, अब बताइए न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्यों, बिकॉज बोथ चार्ज पार्टिकल हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो अब बताइए कि Q2 अगर Q1 पर कितना फोर्स लगाया, तो F12, तो Q1 भी क्या करेगा, इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, बिकॉज बोथ चार्ज पार्टिकल्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड। तो Q1 भी क्या करेगा, इसके ऊपर बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो आपने बोला कि सर ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने के लिए अपने इफेक्ट को उधर डिस्प्लेस करेगा, इधर आएगा तब ना बल लगाएगा जी, तो उधर आएगा तो बल लगाएगा। तो अब बताइए कि Q1 Q2 पर बल लगाया, तो Q1 Q2 पर बल लगाया, तो इसको कैसे लिखेंगे। आपने पहले वाले को तो बता दिया कि सर Q2 Q1 पर बल लगाया, तो हम ऐसे लिखे हैं। अगर Q1 Q2 पर बल लगाया तब कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये तो हो गया फोर्स। तो जिसके ऊपर बल लगता है उसका नाम पहले, और जो बल लगाने वाला होता है उसका नाम बाद में। ओके, तो इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल 1 द्वारा सेकेंड चार्ज पार्टिकल पर एक्सर्ट फोर्स, बल कौन लगाया है, 1 लगाया है, किस पर लगाया है, 2 पर लगाया है। यहाँ पर बल कौन लगाया है, सेकेंड चार्ज पार्टिकल, किस पर लगाया है, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। ओके, अब बताइए कि फोर्स लगाएगा, तो हमने बताया था कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर होगा, तो सर 1 से 2 की ओर होगा। तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर में कैसे लिखेंगे, ये तो भाई हो गया r के, क्यों, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे लिया गया है, r से। अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा, तो आप कहाँ से कहाँ गए हैं, 1 से लेके 2 की ओर गए हैं, तो आपने बोला सर 1 2 लिख दीजिए। इसका मतलब कि 1 से कहाँ गया है, 2 की ओर, ये कहाँ गया है, 2 से 1 की ओर। ओके, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमको कभी कभी लेना होगा, सर किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, तो जब ये आगे यूज करेंगे तब बात किया जाएगा कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। ओके, तो आप डायग्राम समझ गए होंगे कि when two charged particles Q1 and Q2 kept at a distance of r in vacuum or air, then Q2 applied force on Q1 F12 and Q1 applied force on Q2 F21। ओके, इसको समझने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है F21, तो F21 अगर हमने लिखा है, इसको यहाँ लिख देते हैं F21, इसको समझने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि चार्ज 1 जो है चार्ज 2 पर फोर्स लगाया है, इसको बोलते हैं बाई, और इसको बोलते हैं ऑन। बाई मतलब के द्वारा, ऑन मतलब पर, मतलब चार्ज 1 के द्वारा चार्ज सेकंड पर फोर्स लगाया गया है, समझने के लिए हमने बताया। ओके, तो अब सर इसको लिखेंगे कैसे, ये सारा डाटा हमने बोला कि आप लिखेंगे F12 मतलब फोर्स exerted by two on 1। देखिए ये हमने क्या लिखा है कि अगर लिखा है 1 2, इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाई, इसको शॉर्ट में हमने 2 1 लिखा है, तो फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल 2 एक्सर्ट कर रहा है, किस पर एक्सर्ट कर रहा है, तो बॉडी 1 पर। ओके, इसको इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी चार्ज पार्टिकल 2 ऑन चार्ज पार्टिकल 1। ओके, ये लिखा है अगर F21, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स
exerted by 1 on 2। देखिए अभी हमने बताया था बाई और ऑन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है F21 मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाई चार्ज पार्टिकल 1। कौन फोर्स लगाया है? तो चार्ज पार्टिकल 1 फोर्स लगाया है। किस पर? ऑन 2, सेकेंड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाया है। ओके, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद एक और है R कैप 1 2। तो R कैप 1 2 का मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग कहां से कहां तक? 1 से 2, फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, फ्रॉम मतलब जहां से आप चले और 2 मतलब जहां जाने वाले हैं। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 कि हमारा जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से तक है? तो 1 से 2 की ओर है। ये डायरेक्शन शो कर रहा है। और r कैप 2 1 इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया यूनिट वेक्टर along from 2 to 1। ओके, तो हमने क्या देखा? अगर R21 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर along from 2 to 1 मतलब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से है? तो 2 से 1 मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इधर से सेकेंड से फर्स्ट की ओर आकर फोर्स लगाया होगा। ओके, तो आपने देखा कि फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और यूनिट वेक्टर के टर्म में इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो आप इसको पहले लिख लें, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये सारा जो आपने देखा इसका आगे भी यूज होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए डायग्राम बना के, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने बोला अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो ये बताइए कि अगर फर्स्ट चार्ज पार्टिकल सेकेंड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है तो इस फोर्स को कैसे लिखेंगे। तो हमने पढ़ा था कि F है, किसका फोर्स हमको कंसीडर करना है? किसका फोर्स कंसीडर करना है? तो हमारा फोर्स कंसीडर करेंगे कि सर F1 जो है F2 पे कितना फोर्स लगाता है। तो जिस पर फोर्स लगेगा उसका नाम पहले, फोर्स लगाने वाला बाद में। ओके, तो यहाँ पे चार्ज 1 द्वारा सेकेंड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट किया गया है। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो ये होगा K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ओके, तो ये केवल मैग्नीट्यूड है, अभी डायरेक्शन हमने ऐड नहीं किया है। डायरेक्शन कौन बताएगा? तो फ्रॉम R1 to कैप। ओके, अब देखिए ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसको नहीं लिखते तो ये डायरेक्शन शो नहीं करता है। ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है कि फोर्स 1 फोर्स चार्ज पार्टिकल 1 चार्ज पार्टिकल 2 पे फोर्स लगाया है। तो 1 जब 2 पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगाने के लिए जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन लेंगे? R1। तो हमने लिया है। इसको इक्वेशन कितना रख लिया जाए? तो इसको इक्वेशन रखते हैं 1। ओके, अब फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, इसको कैसे लिखेंगे? तो आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज ऑन चार्ज फर्स्ट। ओके, तो ये हो जाएगा F12
इसका मतलब क्या है, सेकेंड चार्ज पार्टिकल द्वारा फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे एक्सर्ट फोर्स। तो ये कितना होगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए ये जो आपने लिखा अभी मैग्नीट्यूड है, जबकि फोर्स के ऊपर एरो देने पे ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना चाहिए। अगर वेक्टर का सिंबल नहीं है तब तो ये सही है, क्योंकि अभी हमने केवल इसको स्केलर फॉर्म में लिखा है। जिसके ऊपर एरो नहीं है इसका मतलब वो केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे ही हमने एरो यहाँ पर रखा तो ये वेक्टर हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड के साथ क्या बताना चाहिए, इसको डायरेक्शन बताना चाहिए। तो अब बताइए कि सेकंड चार्ज पार्टिकल फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे बल लगाया है, तो सेकंड वाला फर्स्ट पे बल लगाएगा तो लगाने के लिए इधर आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन लेंगे r21। ओके, r21 कहां से कहां तक, तो सेकंड से फर्स्ट की ओर। तो आपने लिया कि सर r21। ओके, इसको कितना लेते हैं इक्वेशन, इसको सेकंड लिया जाए। अब बताइए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी तो बराबर होगा, मानिए कि ये 1 मीटर का दूरी है, तो अगर Q1 यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये भी 1 मीटर चलेगा, अगर Q2 यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये भी 1 मीटर चलेगा। तो आपने बोला कि सर दोनों का तो डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब कि r कैप 12 इक्वल टू r कैप 21, तो बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए डायरेक्शन हमको बताना है। अगर आप साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे गणित में तो आपको मालूम होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑफ द मैथमेटिक्स कि सर इसके इधर वाला हम लोग क्या लेते हैं प्लस, इसके इधर वाला क्या लेते हैं माइनस। तो अब ये बताया जाए कि r21 किधर जा रहा है, तो r21 इधर है, ओके, और r21 उधर जा रहा है, तो हम डायरेक्शन साइन कन्वेंशन से लेंगे तो r12। तो आपने बोला कि सर r12 का डायरेक्शन आपको प्लस लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऑरिजिन होता है, तो इसके इधर पॉजिटिव होता है, इसके इधर निगेटिव। आप पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं x डैश x बोलते हैं, और ये y और y डैश होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑफ द मैथमेटिक्स। तो आपने बोला कि सर r21 का डायरेक्शन इधर है, तो इधर वाला डायरेक्शन ऑरिजिन से क्या लेते हैं नेगेटिव, और r12 का डायरेक्शन कहाँ है आगे की ओर है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, तो पॉजिटिव x एक्सिस की ओर क्या होगा r21 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आपको अब ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनका डायरेक्शन नहीं बताया गया है, जैसे ही माइनस हम रखे ये क्या हो गया इक्वल हो गया। इक्वेशन थर्ड समझिएगा कैसे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन माइनस क्या बताता है, तो माइनस बताता है कि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। कहां से, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ओके सर r21 कहां है, तो r21 इधर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव x एक्सिस, और r12 x एक्सिस की ओर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में लेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा। ओके, अब यहां क्या करेंगे, नहीं अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप जहां पर रखे हैं r12, ध्यान देंगे जहां पर रखे हैं आप r12 वहां पर माइनस ले सकते हैं, तो बिल्कुल लेंगे। तो यहाँ पर हमने r21 समझिए, यहाँ पर r12 के जगह पर किसको रखेंगे, इसको रखेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड से हम करने क्या वाले हैं, जब दोनों इक्वल है तो r12 की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस r21 यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा f21 इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इनटू माइनस r कितना लेना है 21 लेना है, 21 क्या है। अब देखिए तो हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन थर्ड से r12 का वैल्यू कितना ले जाकर रख दिया गया है, तो माइनस r21। अब यहाँ से आप बोलेंगे कि सर माइनस इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। आप पढ़े होंगे 10th वगैरह में कि हम लिखते थे कि x इक्वल टू
समझिए x इक्वल टू माइनस वाई भी लिख सकते हैं या माइनस एक्स इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में किसी भी साइड हम लिख सकते हैं। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -5 और माइनस एक्स इक्वल टू 5। ओके, तो हमको क्या करना है कि इस माइनस को इस साइड लाना है। तो ये जो माइनस है जब इस साइड आएगा तो ये कितना होगा -f(21) और ये कितना होगा k(q1 q2) डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इनटू r कैप फ्रॉम 2 to 1। ओके, इसको इक्वेशन 4 लेते हैं। समझिएगा हमने क्या किया, ये माइनस को इस तरफ लेकर चले आए। क्यों? तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि हम अगर ये मल्टीप्लाई में माइनस है तो आप किसी भी साइड इसको रख सकते हैं। इस माइनस को इधर लेके आ गए हम लोग, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। अब देखिए इक्वेशन 1 और 4 को, इक्वेशन 1 क्या है तो f(21) इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर r12, सॉरी हाँ ये है इक्वेशन सेकंड और 4 को देखेंगे कि सर इक्वेशन सेकंड और 4 का जो RHS टर्म है मतलब राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल है। तो अब ये बताइए कि जब राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा इक्वल होगा। और यहाँ पर जो भी हमने फोर्स को लिखा है किस फॉर्म में लिखा है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो ये जितना आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऑल ऑफ दिस आर कूलम्स लॉ इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, तो इसका हम कंक्लूजन करने वाले हैं कि सर किसी भी दो चार्ज पार्टिकल को अगर एक दूसरे के सामने रखते हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, उसी को प्रूव करेंगे। तो अगर कहा जाए कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखिए कूलम्स लॉ को, तो देखिए ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमने ऑलरेडी रखा है, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, ये भी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है। ओके, चलिए पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया होगा आपने, हटाया जाए। अभी हम क्या करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड वाला लेंगे, सेकंड एंड 4। तो हमने क्या देखा कि सर सेकंड और 4 दोनों का RHS जो है वो इक्वल है। आप देख सकते हैं कि f12 q1 q2 r स्क्वायर r21 और माइनस f21 इक्वल टू k1 q1 q2 r स्क्वायर r21। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4 वी कैन राइट। तो आप क्या लिखेंगे तो पहले सेकंड वाले को लेते हैं। तो आपने बोला सर सेकंड वाला क्या है तो ये है f है 12 इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर कितना है फ्रॉम r21। ओके, तो अब करना क्या है आपको देखना है कि ये सारा टर्म किसके इक्विवेलेंट है। तो इक्वेशन 4 में आइए, आपने देखा कि ये सारा टर्म माइनस f21 के इक्विवेलेंट है, इक्वल है। तो अभी हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4। तो सेकंड ये है 4 ये है, तो सेकंड को हमने यहाँ रखा और 4 में देखा कि ये जो हमारा सारा टर्म है ये किसके इक्विवेलेंट है माइनस f21। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि f12 इक्वल टू माइनस f21। ओके, ये इक्वेशन कितना होगा 5। From equation 5 we can see that it follow Newton's third law। इक्वेशन 5 से कह सकते हैं ये जो कूलम्स लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर अगर चार्ज q1 चार्ज q2 पर फोर्स अप्लाई करता है, चार्ज q1 चार्ज q2 पर फोर्स अप्लाई करता है अगर 10 न्यूटन का, तो q2 भी q1 चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा 10 न्यूटन का। अंतर क्या है कि इनका डायरेक्शन अपोजिट है कि अगर q2 q1 पर फोर्स, ध्यान देंगे q2 q1 पर फोर्स लगाता है और q1 q2 पर फोर्स लगाता है, इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या लेते हैं माइनस। ओके,
लिख लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं नीचे वाला और एक लाइन लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 5 is the expression for Coulomb's law in the term of यूनिट वेक्टर। ओके, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे है, तो F12 तो हमने F12 को देख सकते हैं, इतना है, और F21 कितना है, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है। तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 5 इज द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन से दैट इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 we can say that Coulomb's law obey Newton's third law। ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब कि Q1 जितना फोर्स लगाएगा Q2 पर, Q2 उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा Q1 पर। अंतर क्या है सर, मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस अपोजिट डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं, तो नेगेटिव साइन से। ओके चलिए, तो आप इसको लिख लें। ओके, लिख लिया होंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा कि कूलम्ब के लॉ को यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।